हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों फिर से आ गए हैं हम आपके सामने। बेस्ट 100 क्वेश्चन पर चैप्टर, हर चैप्टर के बेस्ट 100 क्वेश्चन कराएंगे। चैप्टर 1 ही चल रहा है अभी, तो टॉपिक नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं। और आपको ये सभी पता है कि ये नीट वालों के लिए और जेईई मेंस वालों के लिए, और जो 12th में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काम की होने वाली है। ठीक है, तो नो बकवास, सिर्फ काम। चलिए बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 72, टॉपिक नंबर 5, हम यहां तक पहुंच चुके थे बच्चों। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो फ्लक्स की बात होगी, सारे क्वेश्चन जो होंगे फ्लक्स से और गॉस थ्योरम से रिलेटेड होंगे आपके। इससे पहले जो टॉपिक करा चुके हैं हम, उसके क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है आपने बहुत मतलब समझ के और अपने आप से करने की कोशिश की होगी। ठीक है, इनको आगे बढ़ाते हैं। चलो चलो आज जो है हमें करने हैं क्वेश्चन गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है बेसिकली, तो भाई साहब मैं पहले थोड़ा सा याद दिलाता हूं आपको। जब कोई चार्ज मान लीजिए प्लस क्यू है, तो प्लस चार्ज में से लाइनें बाहर की तरफ निकलती हैं इस तरह से। सच्ची में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब हाइपोथेटिकल है। ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें निकल रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें जब किसी सरफेस से पास होती हैं, मान लीजिए इसके चारों तरफ मैं एक सरफेस खींच देता हूं, इस सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें पास होती हैं, तो इन लाइनों की जो संख्या है, इन लाइनों का जो नंबर है, उसी को हम फ्लक्स कहते हैं। जैसे इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, तो इसमें से कितनी लाइनें निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइनें निकल रही हैं। तो यहां पे फ्लक्स 8 हो गया। लेकिन एक बात सुनो, क्या लाइनें इतनी निकलेंगी? लाइनें तो बहुत सारी निकलती हैं, हम दिखाते ही तो कम है। तो बेसिकली होता लाइनों की संख्या, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर वो लाइनें सारी हम यहां दिखाते नहीं है। ठीक है ना, तो लाइनें हम यहां पे नहीं दिखाते हैं। तो कितनी लाइनें निकलती हैं ये बताया गॉस ने। गॉस ने कहा कि किसी भी चार्ज में से जो लाइनें निकलती हैं वो चार्ज और बटे में एप्सिलॉन नॉट, इतनी लाइनें निकलती हैं। अब प्लस चार्ज है तो लाइनें निकलेंगी, और माइनस चार्ज है तो लाइनें उसके अंदर आती हैं। ठीक है, ये उन्होंने बताया। इसी चीज को उन्होंने फ्लक्स कहा। ये जो लाइनों की नंबर है, ये नंबर ऑफ लाइंस, इसी को उन्होंने फ्लक्स बोला और इसे फाई से रिप्रेजेंट किया। फाई इसकी रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। ठीक है, अब बात आती है, आज तो मैंने चश्मा भी लगाया, कहां चला गया मेरा चश्मा? अब लगा लिया है मैंने चश्मा। आपको लग रहा होगा कि आज तो सर अजीब से लग रहे हैं। चलो लगा लिया मैंने। तो अब उन्होंने जो बताया था वो समझते हैं। तो उन्होंने एक थ्योरम दी, फ्लक्स के बारे में बताया। फ्लक्स क्या है? तो फ्लक्स किसी भी सरफेस से निकलने वाली जितनी भी लाइनें हैं पास होने वाली, चाहे वो अंदर आ रही है सरफेस के, चाहे बाहर जा रही है। जब अंदर आती है इनकमिंग फ्लक्स होता है, नेगेटिव में लिया जाता है, और जब सरफेस से बाहर की तरफ निकलती है आउटगोइंग फ्लक्स होता है, पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन आपको याद दिला दी मैंने। ये सब आपने पढ़ रखा है, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये सब आपने पढ़ रखा है। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या थी? गॉस थ्योरम थी कि किसी भी गॉसियन सरफेस, मान लीजिए ये गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर कुछ चार्ज बंद है, अलग अलग चार्ज रखे हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, बाहर भी रखा है चार्ज Q5 Q6, लेकिन बाहर के चार्ज से कोई मतलब नहीं हमारा। इस बंद सरफेस, इस सरफेस का नाम रखा जाता था गॉसियन सरफेस। तो ये जो गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर जितना भी चार्ज बंद है, उसकी वजह से इसमें से जो फ्लक्स निकल रहा होगा, फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी लाइनें निकल रही होंगी, फ्लक्स का मतलब यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी लाइनें निकल रही है। तो जितना फ्लक्स निकल रहा है, तो उन्होंने बताया कि वो फ्लक्स, इसके अंदर जितना भी चार्ज बंद है, टोटल चार्ज सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज बंद,
और बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा, जितना भी चार्ज इसके अंदर का बंद है। बाहर से कोई मतलब नहीं। इसके अंदर चार्ज कौन कौन से बनते हैं देखो, Q1 Q2 Q3 Q4, तो बस इन्हें लेना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बटे में एप्सिलॉन। ये हो गया फ्लक्स। किसी भी बंद सरफेस, उस बंद सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो किसी भी गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, ये थी हमारी गॉस थ्योरम। अच्छा, गॉस थ्योरम को एक तरीके से और लिखते थे। वो क्यों लिखते थे? क्योंकि हर बार जरूरी तो है नहीं कि बंद सरफेस हो, खुली सरफेस भी अगर होगी तो उससे फ्लक्स निकालने के लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है। वो बंद सरफेस खुली सरफेस दोनों पे काम करता है, ओपन सरफेस पे भी और क्लोज सरफेस पे भी। मान लीजिए ये एरिया है ए, ये एरिया की डायरेक्शन है इधर, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें निकल रही हैं इस डायरेक्शन में, एरिया से थीटा एंगल में। तो इस पूरे एरिया में से निकलने वाला फ्लक्स वो होगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इसको आप ई ए कॉस थीटा भी बच्चों लिख सकते हो, या फाई की वैल्यू ई, अगर एरिया के साथ फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो ये फॉर्मूला लगाओ। अगर यूनिफॉर्म है तो जो मैंने लिखा है अभी फाई वाला ये फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा। और अगर यूनिफॉर्म ना हो, ई चेंज हो रहा हो, वेरिएबल है, वेरिएबल है, तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए और उसका इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ये आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बस इंफॉर्मेशन हो गई, जनरल सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी कि आपको इस टॉपिक में क्या करना है। चलो शुरू करते हैं पहले सवाल से। सवाल है हमारा, क्या दिया है जरा सुनते हैं। ए पॉइंट चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट द वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब है, ठीक है बच्चों, लो जी क्यूब बना दिया मैंने। उसके एक कॉर्नर पे चार्ज रखा है, ये देखो ये रखा है चार्ज। थोड़ा बड़ा इसलिए दिखाया मैंने बना के, है तो छोटा सा चार्ज लेकिन बड़ा इसलिए दिखाया ताकि आपको प्रॉपर पता चले। तो एक चार्ज रखा है क्यू, ठीक है, कैपिटल क्यू, ये रहा। आगे पढ़ो, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू। फ्लक्स निकालना है किससे? पहला सवाल, इस क्यूब से कितना पास हो रहा होगा। तो क्यूब क्या है? ये क्यूब एक बंद सरफेस है। बंद सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, बंद सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स गॉस थ्योरम से निकाला जा सकता है। फाई इज इक्वल टू किसी भी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, उसके अंदर जो चार्ज बंद है, क्यू एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड का मतलब है उसके अंदर का बंद चार्ज, और बटे में एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। ये गॉस थ्योरम है, ठीक है। तो अब यहां से सुनो, इतना समझो आप, सरफेस कौन सी है जो बंद है? ये है, पूरा क्यूब जो है ये बंद है चारों तरफ से, ठीक है। तो इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, ये ढूंढ लो कि इसके अंदर कितना चार्ज बंद है। तो इतना चार्ज बंद है, देखो ये छोटा सा पोर्शन बंद है, बाकी ये वाला जो चार्ज है ना ये बाहर है। देखो ये जहां जहां मैं देखो ये डार्क कर रहा हूं, बस ये चार्ज बंद है, ये चार्ज बंद है। ये जहां मैंने ये डार्क कर दिया, ये ब्लैक कलर कर दिया, इतना चार्ज बंद है, बाकी पोर्शन तो बाहर है। ये चार्ज कितना है जो इसके अंदर बंद है? तो ये चार्ज है Q बटे में 8। हाँ, ये कैसे आया सर? Q बटे 8 है, कैसे? सुनो, ये कॉर्नर पे रखा है। आप अपने घर का कॉर्नर देख सकते हैं, अपने जिस रूम में आप बैठे होंगे उसका कॉर्नर इमेजिन करो और वहां पे चार्ज देखो कि कॉर्नर पे चार्ज रखा है, उसका कितना हिस्सा बाहर है और अंदर कितना है। तो आपको पता चलेगा कि Q/8 तो अंदर है, बाकी सारा बाहर है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो सकता है लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि आपको ना यहाँ पे देखो, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई।
इस चार्ज को आपने 3 लाइनों से बराबर काटा है, 3 बार काटा है। जब किसी स्फीयर को बीच में से काटोगे आधा आधा, फिर ऐसे काटोगे 1/4 बचेगा, फिर ऐसे काटोगे तो 1/8 बचेगा। सोच लो, तो 1/8 जो है वो चार्ज इसके अंदर आ रहा है और बाकी का चार्ज बाहर है। तो हमारे हिसाब से इस क्यूब के अंदर से जो चार्ज अंदर आएगा उसका ही तो फ्लक्स इसके अंदर से पास होगा। भाई सीधी सी बात है, आप गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग सोच सकते हो कि किसी भी बंद सरफेस के अंदर जितना जो बाहर है उससे कोई मतलब नहीं हमारा, किसी भी बंद सरफेस के अंदर जितना चार्ज आ गया उस बंद सरफेस के अंदर, उससे निकलने वाला फ्लक्स बस वही हमारे लिए जो होता है बंद सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स होता है। अब वो बंद सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स वही कैलकुलेट करना है हमको। बाहर वाले से जितना फ्लक्स, चार्ज से तो और भी फ्लक्स निकल रहा है, देखो ये जो बाहर का चार्ज है इससे भी लाइनें निकल रही, ऊपर भी बाहर जा रही है, इसमें कुछ नहीं जा रहा, इसमें तो ये लाइनें इसकी जा रही है ऐसे ऐसे, जितना चार्ज इसके अंदर बंद है ना बस उसमें से लाइनें निकल के ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे लाइनें निकल के जा रही है। तो ये जो बंद चार्ज है, हमेशा याद रखो बंद चार्ज की वजह से ही सरफेस के, बस ये देख लो कि सरफेस बंद है ना, उसके अंदर कितना चार्ज बंद है, बाहर जो चार्ज रखा है उससे उस सरफेस के फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो उसके अंदर बंद चार्ज की वजह से पास होता है, ठीक है ना, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जो बाहर का चार्ज है उसका सरफेस के अंदर फ्लक्स से कोई मतलब नहीं, तो सरफेस के अंदर से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो उसके अंदर बंद चार्ज की वजह से हो रहा है। तो उसके अंदर चार्ज बंद कितना है, कितना रखूं यहां मैं, Q/8 और बटे में एप्सिलॉन। तो ये आ गया आपका फाई बराबर Q/8 एप्सिलॉन नॉट। लो जी, यही हमारा आंसर आ गया। चलो पहले का आंसर आ गया, क्यूब से कितना पास हो रहा। फिर दूसरा, ईच फेस ऑफ क्यूब कंटेनिंग द चार्ज, ईच फेस ऑफ क्यूब कंटेनिंग द चार्ज। एक बात बताओ, क्यूब के हर एक फेस से कितना पास हो रहा है। अब देखो पहले तो ये सोचो कि क्यूब के कौन कौन से फेस से ये चार्ज निकल रहा है। कॉर्नर पे ध्यान लगाओ कि आपके रूम के कॉर्नर पे चार्ज रखा है, कुछ बाहर है उससे कोई मतलब नहीं हमारा, जो अंदर है Q/8 उसमें से कौन कौन सी दीवारों से, ये सामने जो दीवारें हैं आपके वॉल्स हैं, इनमें से कौन कौन सी वॉल्स से ये फ्लक्स पास हो रहा है, कौन कौन सी से, तो इसमें से आ रहा है जैसे ऐसे। तो ऐसे सामने वाली 3 वॉल्स है, देखो ये इधर वाली और नीचे वाली, ये 3 वॉल्स, उससे अगर आप देखोगे तो ये सामने वाली 3 वॉल्स रहेंगी। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो 3 वॉल्स से देखो कौन कौन सी, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूं। पहली ये वाली वॉल इससे जाएगा, ये वाली नीचे है जो ये, फिर इधर सामने वाली ये वाली, दूसरी ये ग्रीन वाली कह लो, ये वाली इससे जाएगा, जब निकलेगा तो इससे जाएगा, ठीक है। फिर तीसरी ये सामने वाली जो इधर सामने पड़ रही है, ये आ रही है आपकी ये वाले, तो ये सामने वाली जो है ये वाली वॉल है, इससे जाएगा, इन तीनों से जाएगा। तो इन तीनों से जाएगा, 3 से ये कितना जाएगा टोटल, अभी तो निकाला था फ्लक्स, इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है ये, और ये सारा फ्लक्स क्यूब, जैसे ये क्यूब है, क्यूब यहाँ कॉर्नर पे रखा है, सामने वाली 3 वॉल से जा रहा है, इधर इधर और इधर वाली वॉल से। तो ये सारा फ्लक्स फाई 3 वॉल से जा रहा है, तो एक वॉल से कितना जाएगा, एक वॉल से जाएगा 3 वॉल से तो जा रहा है, या 3 फेस से तो जा रहा है फाई, ये जो फाई अभी निकाला हमने, तो एक फेस से कितना जाएगा 5/3 बच्चों। फाई की वैल्यू Q/8 एप्सिलॉन नॉट बटे में 3, ये आ गया Q/24 एप्सिलॉन नॉट। लो ये आ गया आपका। फिर आगे क्या पूछा है, ईच फेस ऑफ क्यूब नॉट कंटेनिंग द चार्ज, जिसमें कंटेनिंग द चार्ज, अच्छा पहले वाले में तो हमने ये ना लास्ट वाले का आंसर दे दिया,
हमारे पास ना जब क्यूब बनाया है हमने, यहाँ कॉर्नर पे चार्ज रखा है, तो 3 सरफेस तो ये है जिसमें चार्ज आ रहा है, ये चार्ज से टच हो रही है, जो 1, ये 2 और एक ये ऊपर 3, ये तो है कंटेनिंग द चार्ज वाली बॉल्स। 3 सामने है, हमने सामने वालों का आंसर कर दिया, तो हमने इसका मतलब इसका लास्ट वाले का आंसर कर दिया। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो चार्ज से टच हो रही है, जैसे यहाँ चार्ज रखा है कॉर्नर पे, ये रखो, ये तो ये वाली वॉल 1, ये वाली वॉल 2 और ये वाली ऊपर वाली 3, इस तरीके से। तो आप यहां से इसको देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं ऐसे, जैसे ये है आपके पास क्यूब, ये है चार्ज, तो इस चार्ज से इस चार्ज के पास वाली जो वॉल है, मतलब जिसमें चार्ज रखा है, ऐसी वॉल, तो एक तो ये वाली है, ये देखो इसमें चार्ज है, एक ये वाली है, ये इस पे भी चार्ज है, ये और एक पीछे वाली है, ये पीछे वाली, इसमें भी चार्ज है, ये 3, और जो 3 सामने की है वो मैंने वहां दिखाई। ठीक है, तो जो जिन पे ये चार्ज टच हो रहा है, जिनके कॉर्नर पे ये चार्ज रखा है, उनसे एक भी लाइन पास नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि चार्ज सारा निकल के सामने वाली तीनों वॉल पे पड़ रहा है। इमेजिन करना पड़ेगा आपको खुद अपने रूम को देख के कि जैसे चार्ज आ रहा है कॉर्नर से, वो आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें आ रही है, तो सामने की 3 वॉल्स पे पड़ रही है। जैसे कॉर्नर से आ रही है ना, इधर से ऐसे आ रही है, ये कॉर्नर पे है, यहां से ऐसे पड़ रही है, ऐसे ऐसे, तो सामने वाली 3 पे पड़ेंगी, और जिन 3 पे वो चार्ज रखा है, 3 वॉल टच है उससे, 1, 2 और 3, ये 3, उनसे एक भी लाइन पास नहीं होगी। तो इसका आंसर, सेकंड वाले का जो आंसर होगा वो 0 होगा, सेकंड वाले का 0 होगा। उन तीनों से किसी से भी कुछ भी नहीं निकल रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन जो था ये समझाने का इस तरीके से था कि आप लोगों को, अभी मेरे से इसमें थोड़ी सी कमी ये है कि मैं ना अभी इसका बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाता, वरना 3D डायग्राम इसके अंदर होंगे तो वो उन 3D डायग्राम को दिखा के समझाया जा सकता है शायद, पर मैं समझा नहीं पाता। अभी थोड़ी थोड़ी चीजें पता चलेंगी मुझे, तो तब होगा ये काम भी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या बोला है। सही दिखाई दे रहा है? हाँ, चलो जी। ये कहा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व्ड सरफेस इन द फिगर शोन बिलो। ठीक, आपके पास ये फिगर है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, और जो सरफेस आपके पास कर्व्ड सरफेस है, जैसे इसमें ये वाली कर्व सरफेस है, इसमें ये वाली कर्व सरफेस है, इसमें ये वाली कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बताना है। देखो आपको एक बात बताएं, किसी भी, मान लो ये सरफेस है आपके पास, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ऐसे, और ये है एरिया, इस सरफेस का एरिया, तो इससे थीटा एंगल है, तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो है फाई बराबर ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। तो यही हम लगाने जा रहे हैं। चलो अब यहां से सोचो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक लाइन नहीं है, ये बहुत सारी लाइनें ऐसे जा रही होंगी, ऐसे ऐसे जा रही होंगी, इस तरह से जा रही होंगी, इस तरह से जा रही, इस तरह से लाइंस जा रही है, ऐसे लाइनें जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें जा रही है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये जो कर्व सरफेस है इससे कितने, देखो कभी कभी आप लोगों को ना बस इतना देखना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, एरिया कितना, फॉर्मूला लगा दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई दे ही रखा है आपको, एरिया कितना, इस कर्व सरफेस का एरिया। अब यहां पे एक टेक्निक बताता हूं आपको। मान लो ये वाली कोई कर्व सरफेस है, ठीक है, इसमें से लाइनें पास हो रही है, इस तरह से लाइनें पास हो रही है। अब पता है आप ना कंफ्यूज हो जाओगे,
कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो समझ में आ गया, लेकिन ये सरफेस एरिया तो ऐसे कर्व है, इस तरीके का कर्व सरफेस एरिया अगर होगा तो हम फ्लक्स कैसे निकाल पाएंगे? फ्लक्स का फॉर्मूला लगाने के लिए ई ए फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो उसके लिए जो एरिया है ये ऐसे सीधा होना चाहिए, ऐसे इस तरीके का प्लेन सरफेस होनी चाहिए। ये एरिया की डायरेक्शन हो गई और ये इसमें से निकलने वाला फील्ड हो गया और थीटा एंगल हो गया। तो सर ये लगा देंगे, उसमें तो दिक्कत नहीं, लेकिन ये देखना अगर सरफेस ऐसी है, सामने से ऐसी है, ऐसी जैसे ये है, ऐसी सरफेस, ऐसी सीधी नहीं है, ऐसी सीधी सरफेस नहीं है जैसे ये है सरफेस सीधी, ऐसी अगर हो तो एकदम से फॉर्मूला लगा लो। अब सरफेस ऐसे तिरछी है ऐसी, तो इसके लिए बहुत अच्छी सी टेक्निक बता रहा हूं। अगर सरफेस इस तरीके से तिरछी सरफेस है, मतलब ऐसी कर्व सरफेस है, तो आप उसको ऐसे दबा के ना सीधी कर लो। जब आप इसको ऐसे दबाएंगे तो ये सरफेस ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी सीधी एकदम सरफेस। अभी तो ऐसी है, जब आप इसको ऐसे दबा देंगे तो एकदम ये ऐसी हो जाएगी सरफेस, ऐसी ये वाली ये सरफेस बन जाएगी ऐसे। और इसमें से निकलने वाली जो लाइनें हैं अब बन गई है सीधी। तो कर्व सरफेस जब भी हो ना उसको ऐसे दबा दो, तो दबा के उसको सीधा कर लो। जैसे आपके पास ना कोई कर्व सरफेस है इस तरीके की, मान लीजिए कोई आपके पास, इमेजिन करो कोई वेसल है, इस टाइप का वेसल, उसे दबा के आप ऐसे करके बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे बना दो, उसे सीधा एकदम ऐसे दबा दो, उसे दीवार के सामने ऐसे करके दबा दो, ऐसे करके, तो वो सीधा ऐसे हो जाएगा, एक इस तरीके का बन जाएगा, इस तरीके का, ठीक है। और फिर ये फॉर्मूला आप लगा लोगे आसानी से। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, इसे ऐसे दबा दिया, तो दबा के अब जब ये वाला हिस्सा भी ना, ये यहाँ मिल जाएगा, ये यहाँ मिल जाएगा, आगे चला जाएगा ये हिस्सा, और ये बिल्कुल दब के ऐसा हो जाएगा इस तरीके का। और ये एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इससे निकलने वाला फ्लक्स आसानी से निकाल लोगे ई ए कॉस थीटा से, बिल्कुल आसान। तो कर्व सरफेस एरिया में हमें ऐसे ही करना होता है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया, अब जो ये फॉर्मूला काम करता है ना, ये तो फ्लैट सरफेस के लिए काम करता है। ऐसे फ्लैट सरफेस है, उसमें से फील्ड निकल रहा है, उसी में से एरिया की डायरेक्शन है। अब जब सरफेस कर्व है, जो कर्व सरफेस है, ऐसे ऐसे कर्व सरफेस है, तो उसमें दिक्कत आती है जो कर्व सरफेस है। क्यों? क्योंकि उसकी एरिया की क्या डायरेक्शन लोगे, उसमें तो फिर छोटे छोटे एरिया लेने पड़ेंगे, डीए करके छोटे छोटे एरिया लेने। तो उससे अच्छा ये है हम उसको दबा के उसको ऐसे फ्लैट कर देंगे, उसको ऐसे दबा के उसको ऐसे फ्लैट कर दो, ऐसे बन जाएगा वो। जैसे ये है ना, ये ऐसे है, इसको दबाओ तो ये अभी फिलहाल तो ये ऐसे है, जब इसको यहाँ दबा देंगे तो ये सरफेस यहाँ मिल जाएगी जाके, यहाँ मिल जाएगी जाके, और ये बस सारा का सारा ऐसे हो जाएगा, बस ऐसे रह जाएगा, ऐसे ये वाला इधर वाला हिस्सा खत्म, ये हो जाएगा। तो यही करना होता है, हमें दबा के उसको फ्लैट करना होता है, और फ्लैट करके फिर हम आसानी से उसको कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को लगाते हुए मैं इसी कंसेप्ट को लगाते हुए तीनों सवाल सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। चलो हटाता हूं ये, इसी कंसेप्ट को लगाते हुए सॉल्व करूंगा मैं। चलो एक बात बताओ, इस कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है? तो इस कर्व सरफेस को यहां से यहां मिला दो ऐसे, तो ये छोटा एरिया, जब इसको यहां से आपने ऐसे करके ऐसे मिला दिया तो ये बड़ा एरिया, ये छोटा एरिया ये वाला है जिसकी रेडियस a है, और ये बड़े वाला एरिया इसकी रेडियस b है, b, ठीक है ना। अब यहां से इसको यहां से यहां मिलाया, अब हमें इसके अंदर से जाने वाला फ्लक्स नहीं निकालना, तो ये वाला नहीं निकालना, हमें इस पूरे के अंदर से जाने वाला नहीं निकालना, हमें तो सिर्फ इसके अंदर से जाने वाला निकालना है, इसके अंदर से, सिर्फ इसके कर्व सरफेस के अंदर से जाने वाला फ्लक्स निकालना। तो उसके लिए सोचो, जब आपने इसको यहाँ पे मिलाया तो ये छोटा एरिया और ये जो बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया, इनके छोटे एरिया और बड़ा एरिया,
इस बड़े और छोटे एरिया के ये जो बीच में जो एरिया बनेगा, ये है वो कर्व सरफेस को जो आपने उसको आपस में ऐसे टच किया, ये टच किया, तो इस सरफेस से जाने वाला एरिया वो निकालना है हमको, सिर्फ इससे, बीच वाली से नहीं, इससे, इस वाली से, इस वाली से, बीच वाली से नहीं, सिर्फ। तो हमें क्या करना होगा, ई की वैल्यू तो है हमारे पास, एरिया क्या लेंगे, तो एरिया हो जाएगा बड़े सर्किल का एरिया तो और छोटे सर्किल का। हमें बड़े सर्किल का नहीं लेना, छोटे का नहीं लेना, हमें तो इनके बीच का ये एरिया लेना है। ये कर्व सरफेस को जब मिलाया होगा ना आपने, इस तरह से ऐसे दबाया होगा, तो ये कर्व सरफेस दब के ऐसी हो गई, ये कर्व सरफेस ऐसी थी, ऐसे, ये छोटा एरिया था, ये बड़ा एरिया था, बड़े एरिया को ऐसे करके मिला दिया यहाँ। तो ये जो कर्व सरफेस है, ये इतने पोर्शन का, ये इतने पोर्शन का, ये वाला, तो इतने पोर्शन का एरिया, इससे निकलने वाला फ्लक्स, इससे निकलने वाली लाइन, सिर्फ इससे। तो कैसे करोगे, बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस कर दो, ये तो आ जाएगा एरिया। एरिया कितना है बड़े वाला एरिया, पाई बी स्क्वायर, ये वाला सर्किल पाई बी स्क्वायर, और छोटे वाला कितना है, माइनस पाई ए स्क्वायर। इन्हें आपस में माइनस कर दो, तो पाई कॉमन ले लो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एरिया पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, दोनों की डायरेक्शन देखो, तो एरिया की डायरेक्शन इधर ही होगी, एरिया की डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर होती है, ऐसे एरिया है तो परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन हो गई एरिया, और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो फॉर्मूला लगाओ, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस, सॉरी ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ई कितना है, ई तो ई है, एरिया कितना है, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में कॉस 0 डिग्री, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, आंसर आ गया पाई ई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डेट इज 5, यही हमारा 5, इससे जाने वाला फ्लक्स। सिर्फ इस कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस, ये वाली ऐसे, ये जो कर्व सरफेस है, सिर्फ इससे जाने वाला फ्लक्स, ना इससे ना इससे, ये नहीं चाहिए थे हमें। इससे निकालते तो सिर्फ इसका एरिया लेते, इससे निकालते इसका एरिया देते। और कर्व सरफेस का एरिया कैसे लिया जाता, मैंने कहा उसको दबा दो, ऐसे दबा के जो एरिया बचेगा, तो दबा के जो एरिया कर्व सरफेस ने बनाया, इस सरफेस ने बनाया, अब खुद सोचो ना, जैसे ये यहाँ से ऐसे खींचो इसको, तो इतना एरिया जो है ये दब के कर्व सरफेस ने बनाया होगा, ये वाला एरिया। तो कर्व सरफेस ने जो एरिया बनाया उसी से हमने निकाल लिया था। ऐसे इसको देखो यहाँ, इसमें चेक करो, तो इसमें चेक करेगा, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें जा रही हैं, इस कर्व सरफेस के अंदर से कितना जा रहा है, तो इस कर्व सरफेस के अंदर से हो क्या रहा है कि इस कर्व सरफेस के अंदर से जो जा रहा है ना, जितनी लाइनें यहाँ से अंदर जा रही हैं, उतनी लाइन यहाँ से इधर से बाहर निकल गई, उसी सरफेस एरिया से। भाई ये सरफेस एरिया है आपका, लाइन अंदर गई, यहाँ से बाहर निकल गई, इधर से अंदर गई, इधर से बाहर निकल गई, इधर से अंदर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इस पूरी कर्व सरफेस एरिया से जो लाइन है हमारी, वो जितनी लाइनें इसके अंदर जाएंगी, उतनी लाइनें इस साइड से बाहर निकल जाएंगी। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0, क्योंकि फ्लक्स होता है लाइनों की संख्या, किसी एरिया से कितनी लाइनें पास हो रही हैं। जैसे यहाँ से 0 नहीं थी, यहाँ से लाइनें देखो, ये यहाँ से निकल रही थी, एक ये रही, अंदर नहीं आ रही थी, सारी निकल रही थी ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ से पहले इस कर्व सरफेस एरिया में पहले अंदर गई और फिर बाहर निकल गई, तो इसलिए यहाँ पे फ्लक्स जितना अंदर गया उतना बाहर निकल गया, तो 0 आएगा इसका आंसर। अब जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे सोचो, यहाँ से ये कर्व सरफेस है ये वाली, इसमें सिर्फ लाइनें जा रही है, यहाँ से पास हो रही हैं वो बात अलग है, लेकिन ये कर्व सरफेस तो ये है ना, ये कर्व सरफेस ये वाली, तो ये वाली जो कर्व सरफेस है, इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से लाइनें पास हो रही हैं, ऐसे लाइनें पास हो रही हैं, ठीक है ना। तो लाइनें पास हो रही हैं, तो ये लाइनें जो पास हो रही हैं, यही हमको कैलकुलेट करनी है कि कितनी। तो इस कर्व सरफेस को दबा दो, ऐसे दबा के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, फिर तो ये रह जाएगा एरिया कर्व सरफेस को दबा के।
अब लाइन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया की डायरेक्शन, इसको ऐसे दबा दिया मैंने, तो एरिया की डायरेक्शन ऊपर कोई ले लो, किधर को भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर। तो एक बार जिधर ले ली तो उधर ही फाइनल है बस, फिर पूरे सवाल को बदल नहीं सकते आप, पूरे सवाल में अपनी डायरेक्शन बदल नहीं सकते। तो एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ये कितनी है, ये अब ये एरिया सोचो ये कितना है, आर रेडियस दे रखी तो पाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई, तो निकालो इसका फाई, तो फाई आ गया ई ए कॉस 0 डिग्री, ऊपर की तरफ ही तो फील्ड है, ऊपर की तरफ ही एरिया है, तो ई ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर कॉस 0 हो गया 1, तो आंसर आ गया फाई इज इक्वल टू ई पाई आर स्क्वायर। तो बिल्कुल इजी है, कर्व सरफेस में जो हम ए वो निकालते हैं, कर्व सरफेस के लिए जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो ये मेथड लगा सकते हैं, उस कर्व सरफेस को ऐसे दबा सकते हैं, ठीक है ना। पर बस उसमें ये शर्त है कि ऐसा ना हो कि जैसे आप कहोगे कि सर इसे भी दबाना चाहिए तो ऐसे दबाते हैं, लेकिन इसमें लाइनें अंदर जा रही हैं और फिर बाहर निकल रही हैं। इसमें लाइन देखो सिर्फ एक बार जा रही है, ऐसे एक बार जा रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि अंदर जा रही है फिर वापस आ रही है, मतलब बाहर जा रही है फिर वापस आ रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा। इसमें ऐसा हो रहा है, इधर आधी सरफेस में तो देखो अंदर जा रही है और फिर इधर वाली सरफेस से बाहर आ रही है। अब सरफेस तो ये पूरी है ना, सरफेस तो ये पूरी कर्व सरफेस है ना ये वाली, तो उसके आधे हिस्से में अंदर जा रही लाइन है, आधे में बाहर आ रही, इसलिए इसका फ्लक्स 0 है, ठीक है। जहां फ्लक्स आधी लाइनें अंदर जा रही है और बाहर आ रही हूं तो वहां फ्लक्स 0 हो जाता है, आधा प्लस होता है फ्लक्स, आधा माइनस होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्या दिया है इसमें जरा समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन, एक रीजन है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, इसकी वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की E इक्वल्स टू 3E0 I कैप प्लस 5E0 J कैप, विद E0 की वैल्यू दे रखी, वो बाद में रख लेंगे, 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया दिस पैरेलल टू YZ। देखो इधर है x, ये y और ये z, y और z के पैरेलल सरफेस कहीं इधर होगी ऐसी, y और z के पैरेलल, तो y और z वाले हिस्से में होगी, मतलब ऐसे होगी सरफेस, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा ना z, तो ऐसे सरफेस होगी, तो ये y z के पैरेलल सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सरफेस का एरिया निकाल लो, डायरेक्शन निकाल लो, तो जो सरफेस होती है उसकी डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर। तो सर परपेंडिकुलर तो दो पॉसिबिलिटी है, इधर भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है, हाँ एक बार जिधर मान लोगे उधर ही मान लेना बस, तो इधर मान ली मैंने, मान लो इधर हो गई इसकी डायरेक्शन, ये एरिया की डायरेक्शन, एरिया के एरिया ले लो पहले तो इसका, अब ये क्या है रेक्टेंगल, और एरिया क्या है इसका 0.2, और डायरेक्शन इधर, तो जब बाई जेड ये है तो उसकी डायरेक्शन एक्स की तरफ हो गई ना, उसका एरिया वेक्टर जो है एक्स की तरफ हो गया आई कैप, लो डायरेक्शन भी पता चल गई तो एरिया वेक्टर हमें पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इससे यहां से ऐसे पास हो रहा होगा, कैसे भी पास हो रहा हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों पता होंगे तो हम फाई निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के, ई डॉट ए, पहले ई को लिख लो, 3E0 I कैप प्लस 5E0 J कैप, और डॉट प्रोडक्ट कर दो उसका ए के साथ 0.2 I कैप। अब I का I के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, J का J के साथ, J तो है ही नहीं सर यहाँ, तो ये वाली I का I के, I देखो I का कोफिशिएंट ये रहा, इधर I का कोफिशिएंट 0.2, तो 3E0 और इनटू में 0.2 आ गए, फिर प्लस I खत्म, डॉट प्रोडक्ट में I J के खत्म हो जाते हैं। अब J वाले का करो, J का कोफिशिएंट यहाँ तो ये है और यहाँ J है ही नहीं 0, तो 5E0 और इनटू में इधर J कितना है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई,
यहाँ पे बचा 3 इंटू 2.6 ई नॉट, 0.6 इंटू में ई नॉट की वैल्यू ये रख दो यहाँ 2 इंटू 10⁻3, मल्टीप्लाई करो इसकी 1.2 इंटू 10⁻3, तो ये आ गया आपका 1200, फाई की वैल्यू आ गई है। यूनिट इसकी, यूनिट बताओ फाई की वैल्यू की, फाई की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन बटे कूलाम और एरिया होता है इंटू में मीटर स्क्वायर। तो लो ये आ गया आपका, तो फाई की यूनिट भी आ गई आपकी और वैल्यू भी आ गई। तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान सा सवाल था, इसकी वैल्यू आपने आसानी से रख ली। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 75। देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें कहा है S1 एंड S2 आर टू concentric spheres enclosing charge 2q and 4q रेस्पेक्टिवली। एक तो ये S1 है, इसके अंदर 2q चार्ज बंद है, S2 के अंदर 4q चार्ज बंद है, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2? पहला सवाल, S1 और S2 से निकलने वाला फ्लक्स बताइए। पहले मैं सिर्फ S1 से निकलने वाला फ्लक्स बताता हूं, φ1। अब किसी भी बंद सरफेस से कितना फ्लक्स निकलता है, उसके अंदर का बंद चार्ज Q एनक्लोज्ड बटे में एप्सिलॉन। अब ध्यान दो जरा सर इस पे, S1 है ये, इसके अंदर कितना चार्ज बंद है बच्चों? 2Q। क्यों ये बाहर, ये तो बाहर है ना, S1 से तो बाहर है ना, S2 के अंदर है ये 4Q, लेकिन S1 से मुझे S1 का फ्लक्स निकालना है कि S1 से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो मुझे सिर्फ S1 के अंदर का बंद चार्ज ढूंढना पड़ेगा, वो कितना है 2Q। चलो तो यहां पे लिख दो 2Q और बटे में एप्सिलॉन, ठीक है। अब S2 हो गया ये, S2 के अंदर से निकलने वाला फ्लक्स है φ2। फॉर्मूला वही है, Q एनक्लोज्ड, इसके अंदर का बंद चार्ज बटे में एप्सिलॉन। अब इसके अंदर कितना चार्ज बंद है? S2 के अंदर दोनों चार्ज बंद है, 4Q भी है इसके अंदर और 2Q भी, ये भी तो अंदर ही आ रहा है। देख लो S2 के अंदर, ये S2 है, इसके अंदर दोनों चार्ज बंद है, 2Q भी बंद है और 4Q भी बंद है, तो टोटल हो गया 2Q प्लस 4Q और बटे में एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये आ गया 6Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इनका कर दो रेशियो, S1 और S2 के फ्लक्स का, φ1 बटे φ2, तो ये आ गया 2Q बटे में एप्सिलॉन नॉट बटे में 6Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q से Q कट गया, ये आ गया आपका 2/6। 2/6 इसे काट दो तो 1/3 आ गया, तो 1:3 इसका आंसर आ गया। पहला आंसर हमारा आ चुका। आगे पढ़ो। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 चेंजेस इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड S1? अगर S1 के अंदर हम मीडियम भर दे, देखो मीडियम भर दे, यहां S1 के अंदर हम मीडियम भर दे, क्या भर दे? कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया, 6। के की वैल्यू क्या दी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको कहते थे? के की वैल्यू क्या दे रखी? 6। इसके अंदर कुछ भर दिया हमने, जैसे प्लास्टिक भर दी, वुड भर दिया, थर्माकोल भर दिया, कुछ भर दिया, ऐसा भरा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 होता है। 6 वैसे माइका का होता, तो माइका भर दी हमने, मान लो इसके अंदर, तो माइका भर दी, तो इसके अंदर का क्या फ्लक्स बदल जाएगा? वैसे देखो फॉर्मूला ये होता है, φ = Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखना, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन जब आप एक बात ध्यान दो, ये तब होता है जैसे ये सरफेस है, इसके अंदर Q चार्ज बंद है, ये रहा, तो इस Q चार्ज में से निकलने वाला फ्लक्स, बेसिकली इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, जिसके अंदर जो चार्ज बंद है उसकी वजह से इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, ये फॉर्मूला है। लेकिन ये तब होता है जब सरफेस के अंदर एयर भरी हो। अगर एयर की जगह कोई मीडियम भरा है, मान लो इसके अंदर थर्माकोल भर दिया हमने,
ठीक है, थर्माकोल भर दिया, एयर की जगह कोई मीडियम भर दिया, तब इससे निकलने वाले फ्लक्स का फॉर्मूला बदल जाता है। कितना हो जाता है? क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट के साथ में के भी आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ नीचे के भी आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना। ये तब लगेगा जब सरफेस के अंदर, पूरे सरफेस के अंदर आप भर दोगे क्या, मीडियम भर दोगे, तो उसके अंदर से निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा। तो S1 से निकलने वाला फ्लक्स अब कितना होगा? फाई 1 था पहले, तो फाई 1 अब हो जाएगा फाई 1 डैश, और फॉर्मूला वही क्यू एनक्लोज्ड, इसके अंदर का बंद चार्ज 2q बटे एप्सिलॉन नॉट था, बस उसके साथ के भी आ जाएगा, के की वैल्यू रख लो, तो 2q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट, इससे इसको डिवाइड करो तो q बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा आंसर आ गया। तो याद रखो, अगर किसी बंद सरफेस के अंदर कोई मीडियम भर दिया जाता है तो उस मीडियम की वजह से उसके अंदर का फ्लक्स चेंज हो जाता है। वैसे तो नॉर्मली फ्लक्स कितना निकलता है, उसके अंदर जितना चार्ज बंद है बटे में एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर एयर भरी हो, तब एयर की जगह कोई मीडियम भरा हो तो तब फॉर्मूला हो जाता है क्यू एनक्लोज्ड बटे में के एप्सिलॉन नॉट। वो आपको मैंने यहाँ पे लगा के और दिखा दिया। तो यही पूछा था इन्होंने कि हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 चेंज इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 इज इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड S1। S1 के अंदर 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम भरने पर फ्लक्स कितना चेंज हो गया? तो चेंज हो गया, 6 टाइम्स कम हो गया, पहले जितना था उससे 6 टाइम कम हो गया बच्चों। ठीक है, तो आसान सवाल था, बस ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जिसको नहीं भी पता होगा अब पता चल गया। तो क्वेश्चंस जो है ना, क्वेश्चन हमारे कंसेप्ट को मजबूत करते हैं, साथ में नए कंसेप्ट सिखाते भी। आप सोचना सीखते हैं क्वेश्चन से। थ्योरी में सिर्फ आप समझते हैं कि अच्छा ऐसा है, लेकिन क्वेश्चन से आप समझते हैं कि हमें क्या क्या इसमें हो सकता है, क्या क्या हम सोच सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन करने इसलिए जरूरी होते हैं। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, समझते हैं क्या दिया है। इन्होंने कहा ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है नीचे, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम, ये रखा 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, फिर स्क्वायर की साइड लेंथ भी 10 है और 5 सेंटीमीटर ऊपर ये रखा है एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स जा रहा है? थिंक द स्क्वायर एज द वन फेस ऑफ द क्यूब विद एज। हिंट अरे हिंट की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कर देंगे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? ओके, एक काम करो, इन्होंने जो हिंट विंट दिया है उसे मत सोचो, अपने दिमाग से सोचो। एक सरफेस है ऐसे, ये सरफेस ऐसे है और इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर ये चार्ज रखा है, ये रखा है। ठीक है, ये जो सरफेस है ये एक स्क्वायर है, ऐसे एक स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर और उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर ये। अगर ऐसे सोचे, स्क्वायर की साइड 10 है और आप जा रहे हो 5 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर तो ये हो गया। अगर मैं एक स्क्वायर ऐसे यहां रख लूं, बिल्कुल ऐसी सरफेस, उससे भी ये 5 सेंटीमीटर दूर है। एक स्क्वायर ऊपर रख लूं, उससे भी ये 5 सेंटीमीटर दूर हो चार्ज। एक स्क्वायर ऐसे सामने रख लूं, उससे भी 5 सेंटीमीटर दूर है ये ऐसे, और एक स्क्वायर ऐसे रख लूं, उससे भी 5 सेंटीमीटर दूर है। मैं कितने टोटल 6 स्क्वायर रखने वाला हूं। ये नीचे वाला स्क्वायर इन्होंने दिया है मुझे, मैं इसके बराबर में एक स्क्वायर खड़ा करता हूं बिल्कुल इसी साइज का। मैं इसके बराबर में भी एक स्क्वायर खड़ा करता हूं यहां से, बिल्कुल इसी साइज का। 3 हो गए। फिर एक स्क्वायर यहां सामने रख दिया, एक स्क्वायर पीछे रख दिया और एक स्क्वायर ऊपर रख दिया, 6 हो गए। अब ये सबकी साइड 10 है, 10 10 10 10 10 10, सब 10 है, 10 10 है, सब क्यूब बन गया ये। अब ये स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर ने मिलकर क्या बना दिया? क्यूब। और ये नीचे वाले स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर ऊपर यहां ये चार्ज रखा है 5 सेंटीमीटर।
तो हर एक फेस से 5 सेंटीमीटर दूरी पे आइए, इधर वाली फेस से भी 5 सेंटीमीटर, इधर वाली फेस से भी 5 सेंटीमीटर, ऊपर वाली फेस से 5 सेंटीमीटर, पीछे वाली फेस से 5, और सामने वाली फेस से 5 सेंटीमीटर अंदर। तो बिल्कुल बीचों बीच हो गया ना ये तो बिल्कुल बीचों बीच हो गया। स्क्वायर के, इसके क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच रखा है ये चार्ज। हमने क्या किया, इस ऐसे ऐसे स्क्वायर 5 और लगा के पूरा क्यूब बना दिया। क्यों? सिमेट्री लाए हैं। अब हमने इसको बंद सरफेस बना लिया, तो हम सिंपल सी बात है गॉस थ्योरम लगा सकते। खुली सरफेस के लिए गॉस थ्योरम नहीं लगा पा रहे थे, बंद सरफेस के लिए लगा पा रहे हैं। अब इसके अंदर जो चार्ज बंद है, मान लो वो क्यू है, बाद में रख देंगे उसकी वैल्यू। तो इस बंद सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो चारों तरफ को निकल रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इस पूरे क्यूब से निकलने वाला टोटल फ्लक्स, बंद सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स, गॉस थ्योरम लगा दो, क्यू एनक्लोज्ड बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू हो गई क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब पर सर हमें तो एक स्क्वायर से निकालना था, आपने 6 से निकाल दिया। तो कोई बात नहीं भाई, 6 स्क्वायर से मतलब 6 सरफेस हो गई इसकी, ये क्यूब है ना, तो पूरे क्यूब से निकल रहा है इतना फ्लक्स 5। और क्यूब में कितनी फेस है? 6 फेस। 6 फेस से तो निकल रहा है 5, तो 1 फेस से कितना निकल रहा होगा? वो है 5 बटे में 6। 1 फेस से निकलने वाला फ्लक्स ही तो एक स्क्वायर से निकलने वाला फ्लक्स है। ये जो सवाल पूछा था आपसे, वो 1 फेस से निकलने वाला, मतलब एक स्क्वायर से निकलने वाला फ्लक्स पूछा था। तो आंसर आ गया इसका 5 बटे 6। एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स हो गया 5 बटे 6। अब 5 की वैल्यू कितनी थी? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट हमारा आंसर आ गया। चलो क्यू की वैल्यू रख लो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख लो। तो क्यू कितना हो गया? क्यू तो है 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10 की पावर -6, और बटे में 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये आ गया वो फ्लक्स जो हमें एक स्क्वायर से, तो ये फ्लक्स है सिर्फ स्क्वायर से पास होने वाला, इसलिए मैंने इसको 5SQ लिख दिया, 5SQ लिख दिया, स्क्वायर से पास होने वाला। पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स था 5 क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्यूब की एक फेस से, अब ये जो स्क्वायर है ये क्यूब की एक फेस का ही तो काम कर रहा, उससे पास होने वाला फ्लक्स हो गया क्यू स्क्वायर। बताओ समझ में आई बात? करें इसे सॉल्व कर लो। चलो मैं इसे सॉल्व करके देखता हूं क्या बैठ रहा। तो इसका आंसर बैठ रहा 0.019 के करीब, इनटू में 10 की पावर, ये ऊपर लेके जाओ, ये ऊपर -6 है, नीचे 6 है, नहीं ऊपर -5 है, मैंने 1 से डिवाइड किया था तो -5 है। ये 0. नहीं चलो ऐसे लिख लो, 0.19 लिख लो इसको। ये बैठ रहा है 0.19 और इनटू में 10 की पावर, ऊपर है -6। इन्हें तीनों को सॉल्व कर लिया, इन्हें करके देख लेना यार कैलकुलेटर में, खुद से कर लेना। ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.9 इंटू 10 की पावर 5 लिख सकते हो आप। इतना फ्लक्स इसके अंदर से पास हो रहा है। अच्छा एक बात ध्यान दिया आपने, कहीं पे भी हमें इस स्क्वायर की साइड्स की लेंथ की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब किसी बंद सरफेस से फ्लक्स निकलता है ना, वो सरफेस के एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता। पर सर ये तो खुली सरफेस थी, हमने बंद कर लिया था ना इसको, सिमेट्री से निकाला, जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं। चाहिए साइज में थोड़ी बड़ी होती, उसके हिसाब से भी आंसर यही आता, और बड़ी होती तो भी आंसर यही आता। ठीक है, चलो सिमेट्री से जो बैठ रहा वही है, उसकी टेंशन मत लो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलो करते हैं शुरू। 77 का फर्स्ट पार्ट, इसमें बोला एन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है वेक्टर की फॉर्म में, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप।
इज एसोसिएटेड विद सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स। मतलब किसी सरफेस का जो इसका एरिया है 20 यूनिट्स, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। तो मैंने बनाया था, देखो अभी ये तो सवाल हमने किया था इस टाइप का भी। इधर मान लीजिए x, ये y, नहीं ये y और ये z, ठीक है, पैरेलल टू वाई जेड, तो इधर होगा ये प्लेन और इसकी डायरेक्शन इधर होगी i की तरफ। तो ये बन गया एरिया 20, इसकी वैल्यू और डायरेक्शन i की तरफ, तो i कैप। तो एरिया हो गया, एरिया वेक्टर हो गया 20 i कैप। अब यहां से फ्लक्स बताना है, तो फ्लक्स इस एरिया से निकलने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, ई डॉट ए, ई की वैल्यू 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर दिया हमने इसका, 20i कैप के साथ। j तो है ही नहीं, तो i वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 की 20 के साथ, 6 इंटू में 20 प्लस j की 3 है, इधर j का कितना है 0, 0 के साथ, फिर 4k की 4 और इंटू में 4 के साथ मल्टीप्लाई में, इधर k है ही नहीं, इधर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में, तो 0। तो ये आ गया 120, फाई की वैल्यू 120। इसका मतलब इससे फ्लक्स निकलने वाला कितना है बच्चों, 120 है। ठीक है, पहला सवाल तो बिल्कुल आसान था, हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला है, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गॉसियन सरफेस इज 0, डज इट नेसेसरीली मीन दैट इट डू नॉट इंक्लूड एनी चार्ज? नहीं, गलत। इस सवाल को पढ़ोगे, इन्होंने कहा है कि कोई गॉसियन सरफेस है, मतलब बंद सरफेस है, उससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो 0 दे रखा है। तो अगर उससे निकलने वाला फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब क्या है, क्या उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? उसके अंदर चार्ज हो सकता है, लेकिन सारा चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा। कैसे, ऐसे सोचो, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड और बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है, इसके अंदर बंद चार्ज बटे एप्सिलॉन। अब फाई की वैल्यू 0 रख दो, तो क्यू एनक्लोज्ड बटे में एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब इसके अंदर बंद चार्ज कितना है, 0। ये बंद चार्ज ना टोटल चार्ज है, ऐसा नहीं है कि चार्ज है नहीं इसके अंदर, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लस क्यू हो माइनस क्यू हो, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू मतलब 0। तो क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों कट के 0 हो जाएगा। तो आप ये कहे, अगर आपने ये कहा कि टोटल चार्ज 0 है, ये बात तो सच है। अगर किसी गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स 0 है तो 100% उसके अंदर का टोटल चार्ज उसके अंदर का 0 है, टोटल चार्ज। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, ये मत कहो। उनको टोटल करके 0 आ रहा है, पर एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू भी तो हो सकता है, एक प्लस 2q एक माइनस 2q भी तो हो सकता है, दोनों को प्लस करोगे 0 आएगा। तो इसका मतलब आप बस ये कह सकते हो कि उसके अंदर का टोटल चार्ज 0 है, क्यू एनक्लोज्ड 0 है, लेकिन अगर अलग अलग चार्ज देखोगे तो हो सकता है कि उसके अंदर अलग अलग चार्ज मौजूद हो। ठीक है ना, तो उसके अंदर अलग अलग चार्ज हो सकते हैं कि हो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यहां तक। चलिए, लगभग 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है, 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, ऐसे बोलते हैं ना। तो 1 घंटा आपने पढ़ लिया, बैठ के अच्छे से सवाल किए, टॉपिक वाइज सवाल करते रहो, बढ़िया से। प्रैक्टिस सेशन है ये प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करके रखो, डेली का डेली करो, हटना नहीं है, थकना नहीं है। आज मुझे फीवर हो रहा था, मैं आपको बताऊं, दवाई ली और दवाई लेने के बाद आपको फील भी नहीं हुआ होगा कि मुझे कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इसी नाम पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, पूरी वीडियो में मैं कहीं कुछ नहीं बोलता फालतू की। मुझे पता है कि आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेरा तो है ही आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन आप लोगों का पढ़ने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बकवास करने की जरूरत नहीं, मैं आपका कोई टाइम खराब नहीं करता, अब भी टाइम खराब नहीं करूँगा, फटाफट कहूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, ठीक है, वो आपकी ड्यूटी है और आप अपनी ड्यूटी करिए और मुझे भी अपनी ड्यूटी जो है वो मतलब
मोटिवेट करिए अपनी ड्यूटी के लिए मुझे। जब आप कुछ करेंगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि हाँ आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो कल मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों।